इनके पेरेंट्स में, जैसे इन्होंने कहा इनकी वालदा हैं, क्या चीज़ आपने देखी मुख्तलिफ, या वो क्या उनके कंसर्न्स होते थे? वालदैन को देखने के लिए पाकिस्तान भर में CSS में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म एक दिन में कितना पढ़े तो पोजीशन आ जाता है? अगर एक तालिब इल्म आज ये डिसाइड करता है कि उसने कौन सी 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका वो ध्यान रखे तो वो CSS अटेम्प्ट कामयाब हो सकता है। देखिए, पहले नंबर पे तो ये कि वो कहते हैं CSS के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश का बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप अपनी इंग्लिश बेहतर करने के लिए क्या करते थे? हमने ग्रामर पे काम किया, इंग्लिश रीडिंग को बढ़ाया। सर ने हमसे सोशल मीडिया यूज़ करते थे आप एग्ज़ाम प्रेपरेशन में उन दिनों में? कोशिश की मुझे कुछ ऐप्स डिलीट ही कर दें तो मैं वही ना। कौन कौन सी ऐप डिलीट की आपने? ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रिपरेशन मेरे पास मोहसिन भाई, आपके लिए तो ये बहुत मुश्किल था सफ़र, और आपने माशाल्लाह इसको साबित किया अल्लाह ताला के फजल करम से, पूरे पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन हासिल की। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपसे कहीं ज़्यादा ये सफ़र मुश्किल, और इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए आपके पेरेंट्स को। कुछ उनके बारे में हमें बताएं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो इस स्ट्रगल में उन्होंने क्या फ़ील किया, आप क्या फ़ील कर रहे हैं? एब्सोल्युटली पेरेंट्स का एक सेंट्रल रोल होता है, उनके एफर्ट्स होती है बच्चे को बनाने में, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, सारा रोल ही पेरेंट्स का। और मैं अपने पेरेंट्स को अभी तक मैं जो कुछ भी हूँ मैं समझता हूँ अपने पेरेंट्स के बच्चे, स्पेशली माय मदर। वो स्कूल टीचर भी, अब हेड मिस्ट्रेस हैं। अच्छा, माशाल्लाह। गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कामों की मैं सर्व कर रही हूँ, और उनका एक बहुत अहम रोल है इसमें। ना सिर्फ उन्होंने इंकरेज किया, फैसिलिटेट किया, मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली, इन ऑल वेज, ऑल पॉसिबल वेज। जब कभी भी मैं किसी भी इशू को लेके अपसेट होता था, ही यूज्ड टू से कुछ नहीं होता, आई एम हियर विद यू, क्या हो जाएगा, करो, आप अपनी मेहनत करो, जो करना चाहते हो आप करो। उन्होंने जो ट्रस्ट रेंडर किया, जो ट्रस्ट दिखाया, वो बेटे के लिए एज अ सन, एक बच्चे के लिए कह लें कि एक फ्यूल देता है कि मेरे सपोर्ट में है, एक इंस्टीट्यूशन है, मदर तो एक इंस्टीट्यूशन है। और कभी भी मुझे कोई इशू हो, मतलब मैं मेंटल तौर पे थोड़ा परेशान हो जाऊँ, कोई चीज़ जो याद हो आपको वालदा का, वालिद साहब की तरफ से, मैट्रिक में, इंटर में, उसके बाद कोई डिसीजन मेकिंग में? मुझे मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी मुझ पर ट्रस्ट बहुत शो किया, मेरी चॉइसेस को, मेरी एजुकेशन को लेके। मैंने उन्हें कहा कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है, उन्होंने अप्रिशिएट किया। मैंने सब्जेक्ट का कहा मैंने ये चूज़ करना है, उन्होंने अप्रिशिएट किया। जो उन्होंने ट्रस्ट शो किया कि मेरी चॉइसेस, उनको ट्रस्ट था भी, और ट्रस्ट बिल्डअप होता है जब आप छोटे छोटे अच्छे स्टेप्स लेते हैं। मैंने जब पहला एक ब्रेल लैंग्वेज का एक पहला सेंटेंस पढ़ा था, और क्योंकि मैं रहता गुजरात में, तो ट्रैवल करके मेरी मदर, पेरेंट्स जाते थे, लाहौर आते थे मेरे पास इंस्टीट्यूशन में, स्पेशल इंस्टीट्यूशन में। और जब मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा, रीड किया बुक से, माय मदर सेड के मौसम में आपने मेरी थकन उतार दी है सारी, और उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू थे। तब उन्होंने कहा वो भी एक टाइम था जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था इसका, उनका मैं बहुत कह लें परेशान थी, होपलेस थी। मेरा एक ही बेटा है, तो क्या होगा, ड्रीम्स ना, जब मैं छोटा था उनकी ड्रीम थे कि मेरा। और फिर चूंकि पहले आप ये नहीं थे, ये इशू पहले तो नहीं था आपके साथ? डेफिनेटली। तो एक माँ के लिए जिसका बेटा बिल्कुल पहले फिट है, बाद में एक इशू डायग्नोज हुआ, उसके बाद पहले उनका ड्रीम था कि मेरा बेटा आर्मी में जाए, यूनिफॉर्म पहने, मतलब होता है ना मदर का, कि उनको वैसे ही पाकिस्तान आर्मी को बड़ा अप्रिशिएट करती है, तो उनका भी ड्रीम था कि मैं कंट्री को सर्व करूं किसी भी वे में। तो लेकिन जब वो इशू डायग्नोज हुआ तो उनको काफ़ी परेशान थी कि करियर में, एजुकेशन में उन्होंने काफ़ी सोचा हुआ था। वो टीचर हैं तो उनको था कि बच्चों को मैं अच्छी एजुकेशन दूँ, तो उनके लिए सेटबैक था। लेकिन जब मैंने एजुकेशन वहाँ पे स्पेशल इंस्टीट्यूशन में स्टार्ट किया और वो सेंटेंस पढ़ा, वो खुशी का मुझे भी वहाँ से एनर्जी मिली कि यस आई कैन डू समथिंग। तो फिर वो पूरा एक जर्नी चला, और हर स्टेप पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आसिम साहब, आप, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, आप इनके पेरेंट्स से मिले? हाँ, मेरी बिल्कुल मुलाकात है जी, वालिद साहब से भी, इनके वालदा से भी। और जैसा ये अच्छा बच्चा है, वो ऐसे ही अच्छे पेरेंट है, इसमें कोई शक नहीं। वैसे तो पेरेंट्स सारे ही बड़े कंसर्न होते हैं और बड़े परेशान होते हैं। इनके पेरेंट्स में, जैसे इन्होंने कहा इनकी वालदा हैं, क्या चीज़ आपने देखी मुख्तलिफ, या वो क्या उनके कंसर्न्स होते थे?
नहीं, मैं अगर आप ये पूछें कि मोहसिन में क्या चीज़ मुख्तलिफ थी बाकी बच्चों से, तो बड़ा अच्छा बता सकता हूँ। पहले मुझे ये बता क्योंकि दें। शायद वालिदैन को देखने के लिए, मेरे लिए सारे वालिदैन जी एक ही तरह से, मैं एक और एंगल से देख रहा होता हूँ ना, स्टूडेंट्स के जो वालिदैन उनके पेरेंट्स हैं। मोहसिन में जो चीज़ डिफरेंट थी बाकी बच्चों से, एक तो ये कि मतलब अगर मैं पहले एक चीज़ बताऊँ सिंगल समराइज करके, तो मोहसिन ने अपने आप को एक खूंटे के साथ बांध के रखा है, उस्ताद के खूंटे के साथ। मतलब जो कुछ क्लास में मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, मतलब इसने टोटल अपने आप को उसके ऊपर पिन किए रखा है। अगर मैंने कहा क्लास में इतने बजे आना है, तो उसको ये है कि मैंने क्लास में इतने बजे आना है। फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा वर्क बहुत सारा मोहसिन मुझसे लेता रहा है। मैं रिसर्च के लिए इसको टास्क दे, शौक रखता था ना ये, तो रिसर्च के लिए इसको मैं काम दे देता था कि इसके ऊपर रिसर्च कर। फिर उसके बाद में मुझे लगता था कि यार ये बच्चा है, इसको इस तरीके से पॉलिश किया जा सकता है कि इसको असाइनमेंट्स दें, कुछ ऐसे लिखने के लिए स्पेशल इसको देता था कि यार इसके ऊपर मटेरियल बना, इसको जमा कर और मुझे भेज, मतलब ही यूज्ड टू डू इट। फिर उसके बाद में क्लास के दौरान ही जब भी खुद स्टूडेंट था, मैं लेक्चर भी दिलवाता रहा हूँ इससे कि बाकी जो बच्चे हैं उनको लेक्चर दे। तो मोहसिन जो है वो बाकी स्टूडेंट्स को लेक्चर भी देता रहा। फिर मोहसिन के अंदर ये भी स्पेशल था कि ही ऑलवेज लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। मतलब मैंने किसी का कहा कि यार यूँ नहीं यूँ करना है, यूँ नहीं यूँ करना है, तो दोबारा इसने पूरा पढ़ा और फीडबैक दिया कि ठीक है सर, मैं इसको उस तरह करने की कोशिश करूँगा। तो एक बड़ा इसमें एक अडेप्ट करने की एक सलाहियत है कि चीज़ों को अपने आप को दुरुस्त करने की, करेक्ट करने की। फिर उसके बाद में इस पूरी जर्नी के बीच में छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी पोस्टें हैं इन सब के लिए अप्लाई करता रहा। मतलब स्ट्रगल वो सब के लिए मेरे पास पूरे मैसेजेस हैं इसके, इस पूरे करियर से लेकर तहसीलदार की पोस्ट हो, ख्वाह जहाँ ये अभी जॉब कर रहे हैं स्पेशल ब्रांच की, वहाँ की पोस्ट हो, जहाँ जहाँ ये अप्लाई करते रहे, सर मैं उधर भी हो गया, इधर भी हो गया, तो किसी भी जगह के पूरी ये मतलब रुका नहीं। मुसलसल मोहसिन ने जो अपनी है वो पूरी स्ट्रगल की। तो ओवरऑल यूँ समझ लें कि इसने अपने आप को, जो उस्ताद जिस रंग में रंगना चाहता है, मेरे सामने तो 150 बच्चा होता है जी, मैं जिसको लेक्चर दे रहा होता हूँ, पढ़ा रहे होते हैं, जिनको हम ऑनलाइन, जिनको हम बात समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सारे तो इतने बड़ी कामयाबी उनको नहीं मिलती और ना ही सारी CSS PMS कर जाते हैं पहली की पहली अटेम्प्ट में। तो फ़र्क इसी तरीके से पड़ता है कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपने आप को उस्ताद के रंग में रंग ले। तो मोहसिन उन बच्चों में एक है जो अपने आप को उस्ताद के रंग में रंगने वाले होते हैं। मोहसिन, आप कितने घंटे पढ़ते थे डेली? मेरी जॉब से पहले मैं फुली कमिटेड था स्टडीज के लिए। जॉब कब स्टार्ट हुई? मेरी 2025 में, लास्ट ईयर। अच्छा, रिटर्न आपने जॉब से पहले दिया था या मैंने जॉब से पहले दे दिया था। मतलब रिटर्न तो आपका जॉब से पहले हो गया था। उस टाइम क्या रूटीन थी आपकी? फुल टाइम ही स्टडी का एक तो गोल ही था कि स्टडी करनी है, प्रिपेयर करना है, और उसमें जो ब्रेक्स होती थी वही हमारा लेजर टाइम होता था। मसलन क्या होता था सारे दिन में? वॉक कर लिया, कभी बोर हो गए तो नहीं, पढ़ते कितने घंटे थे ये पूछ रहा हूँ। टाइम का नहीं हमने रखा हुआ था, सर ने हमें एक बड़ा अच्छा एक मेथड बताया था कि आपने टॉपिक्स, टारगेटेड टॉपिक्स रखने, टाइम नहीं रखना, क्योंकि उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। आप ये रखेंगे कि 3 घंटे पढ़ना है, आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, टॉपिक क्लियर ही नहीं होगा 3 घंटे में। जब ये टारगेट रखेंगे कि टॉपिक मैंने आज खत्म करना है, तो हमारा टारगेट ये होता था कि इतना पार्ट आज कवर हो जाए, घंटे चाहे सोते हुए देर हो जाए, 12 बज जाए। लेकिन एवरेजली मोहसिन बताए ना, क्योंकि आपकी बात को बच्चे सुन रहे होंगे जिन्होंने भी पेपर दिए। मैं बेसिकली सर चाहता ही हूँ आप एवरेजली बताएं कि तकरीबन एवरेजली कितने घंटे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो भी एग्जाम्स देते हैं, हाँ, पाकिस्तान भर में CSS में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म एक दिन में कितना पढ़े तो पोजीशन आ जाती है? 8-9 घंटे तो आई थिंक पढ़ना ही चाहिए डेली। हाँ, इतना आपको एक्टिवली ये मिनिमम है। ओवरऑल जो घंटों का मामला है ना जी, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। मतलब सब्जेक्टिव चीज़ से मुराद ये है कि डिपेंड करता है कि एक बच्चे का फोकस कैसा है, मतलब वो कितनी जल्दी चीज़ों को रिटेन कर लेता है, समझ लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने कॉपी खोली होगी, घंटा सामने कॉपी रहेगी, किताब रहेगी, लेकिन सोच कुछ और रहे होंगे। वो नीली बत्ती में घूमना, 5 मिनट के बाद वो नीली बत्ती के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं, बोल भी नहीं किसी से रहे होंगे, बात भी नहीं कर रहे होंगे। होता है, ये फैक्टर होता है जी कि वो कुछ मतलब सोचें ऐसी आने लग पड़ती हैं, बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने सफर शुरू कहाँ से किया? आपका पहला नॉलेज क्या है?
आप कितना तेजी के साथ चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट होकर कितना जल्दी बाउंस बैक करते हैं और वापस आते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इन सारी चीज़ों को कर करा के भी जो एवरेज बनती है वो कोई 8 के करीब घंटे की बनती है। अगर पूरा साल एक पढ़ना है तो कि 8-9 घंटे, मतलब कुछ बहुत काबिल होंगे तो वो 6-7 से शुरू हो जाते हैं, कुछ जरा स्लो लर्नर्स हैं तो उनके लिए 10-11-12 तक चला जाता है। एवरेज निकालें तो कोई 7-8 बन जाता है। अगर एक तालिब इल्म आज ये डिसाइड करता है कि उसने अब CSS के इम्तिहान अगले साल होंगे फरवरी में, 26 में, 27 में इंशाल्लाह, आज वो डिसाइड करता है तो कौन सी 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका वो ध्यान रखे तो वो CSS अटेम्प्ट कामयाब हो सकता है? देखिए, पहले नंबर पे तो ये कि वो फैसला करे कि क्या वो वाकई CSS करना चाहता है। देखिए, मैं गाड़ी खरीदने के लिए अगर जाऊंगा शोरूम पे तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? जेब में पैसे। मतलब यारिस अगर है या फॉर्च्यूनर अगर है या सिग्मा लेना है तो मेरी जेब में उतने पैसे हों। CSS के पैसे हैं जी, कॉस्ट है। वो क्या है? और वो कॉस्ट आपको देनी पड़ती है अपनी लगन के जरिए, अपनी डिटर्मिनेशन के जरिए, और ना थकने की सूरत के बीच में। थकना नहीं है, बहुत सारे फैक्टर आपको हटाएंगे, डिमोरलाइज करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सफ़र है। आपको बासित भाई अगर जहन में हो, जब मोटरवे नई नई बनी थी तो कहा जाता था कि मोटरवे का सफ़र छोटा है लेकिन थकाता ज़्यादा, ये ख़त्म ही नहीं होता। GT रोड का सफ़र जो है वो कहते थे कि बड़ा अट्रैक्शन वाला सफ़र है, उसमें दिलचस्पियां आती उसमें रहती हैं, स्टॉप दिलचस्पी आते है। रहते हैं। मोटरवे की अंदर दिलचस्पियां नहीं थी, माइलस्टोन्स नहीं थे। इसी तरीके से CSS का जो जर्नी है, इसके बीच में माइलस्टोन्स बहुत कम है। आप अचानक आपको 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद लगने लग पड़ता है कि यार एक मोनोटनी है, सफ़र ही नहीं कट रहा। तो आपकी ये पैशन हो, ये डिटर्मिनेशन हो, इतना हौसला हो कि आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर सके। एक चीज़ ये। दूसरे नंबर पे ये कि जी आपको अपने आप को डिसोसिएट करना पड़ता है बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स से, जो कि बज़ाहिर मुश्किल है। आजकल के टाइम पे और मुश्किल हो गया है, सोशल मीडिया आ जाने के बाद, मोबाइल फ़ोन आ जाने के बाद, क्योंकि लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए ना। जहाँ मोबाइल फ़ोन ना चले लगता है हमारी ज़िंदगी ही नहीं है। तो ये आपको हर सूरत कुर्बान करना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे और आपकी जो एसोसिएशन है, इसके असरात टाइम से बियॉन्ड है। एन मुमकिन है कि एक बच्चे ने 10 मिनट मोबाइल फ़ोन देखा, अपने किसी दोस्त के साथ चैट की, और उसका जो नतीजा निकले पूरा दिन वो पढ़ ना सके। मतलब जिस तरह का हमारे हालात जा रहे हैं, हम सब समझदार हैं, इस तरह की बातों को समझते हैं। हमारे जिस तरह के जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हमारा ताल्लुक भी होता है, हमारा दोस्त भी होते हैं, हमारे मिलने वाले भी होते हैं। तो इस चीज़ से अपने आप को अगर आप डिसोसिएट कर सकते हैं, फोकस रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने ये करना है। और तीसरी चीज़ डिसिप्लिन, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ डिसिप्लिन है। दुनिया हिल जाए, जो काम आपने लिखा है कि मैंने आज करना है, वो आपने आज करके ही सोना है। आप खाना ना खाएं, आप ना सोएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की जो आपकी शेड्यूल के बीच में जो चीज़ मेंशन्ड है, दैट शुड बी देयर। और चौथी चीज़ ये है कि आपको दुरुस्त रहनुमाई हासिल हो। रहनुमाई के बगैर तो जी, मैं जहाँ पे आपका ये आज हम स्टूडियो में जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं तो यहाँ नहीं पहुँच सकता अगर आप मुझे गूगल लोकेशन है इसकी भेजें। हालांकि बिल्कुल मेन सिटी के दरमियान के बीच में जगह वाक़या है। तो दुरुस्त मेंटोरशिप, रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। वो किसी एकेडमी की सूरत में भी हो सकती है, किसी उस्ताद की सूरत में हो सकती है, किसी दोस्त की सूरत में, बहन भाई की सूरत में, समझाने वाले बताने वाले की सूरत में हो सकती है, कोई भी सोर्स हो सकता है, लेकिन रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जी जिनके ऊपर गेम चलेगी। आपने सर कब किया था CSS? 2009। और 2009 से अब हो गए हैं तकरीबन 17 साल। तब से अब तक कितने लोग आपसे रहनुमाई लेके CSS कर? हजारों होंगे जी। देखिए, जिनका मुझे पता है वो तो सैकड़ों हैं, जो मेरे इल्म में हैं। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ जो डायरेक्ट नॉलेज आपके डायरेक्ट सैकड़ों होंगे। अल्लाह पाक काइंड है। लेकिन ना, इस दफ़ा भी चले इसी बहाने मुझे 6 बच्चों का जिक्र करने का मौका मिल गया। मोहसिन को अल्लाह पाक ने PS अता किया, दूसरी पोजीशन आई। इसके अलावा 15वीं पोजीशन के ऊपर उसामा, वो मोहसिन के ही क्लास फेलो थे हमारे साथ, वो भी पढ़े। फिर समिया हमारे पास पढ़ी, उनकी 28वीं पोजीशन आई, वो भी PS के बीच में आई। फिर महरजाद बलूचिस्तान से बच्चा है, उसको कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप मिला। फिर एक बच्ची हमारी कस्टम के बीच में गई, एक बच्ची हमारी ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के बीच में गई। तो 6 बच्चे इस दफ़ा भी एलोकेट हो गए। इंटरव्यू 11 बच्चों ने दिया था जिन्होंने रिटन पास कर लिया था, और 6 बच्चों को एलोकेशन हो गई। तो इस तरह करते करते 6 बच्चे, मतलब हर साल में बच्चे ऐड हो रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, वो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका CSS नहीं होता मगर वो PMS कर जाते हैं। फिर जिनका PMS भी नहीं होता, वो बच्चे ग्रेड 17 की किसी पोजीशन के बीच में चले जाएंगे, कोई FIA में चला जाएगा, कोई ISI के बीच में चला जाएगा, कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो के बीच में चला जाएगा। जिस तरह इंटेलिजेंस ऑफिसर जब बने स्पेशल ब्रांच में मोहसिन, तो ये भी हमारी कामयाबी थी
कि हमारे पास तैयारी कर रहे थे और अल्लाह पाक ने उनको रिटर्न के बाद ही किया ना, ये बता रहे हैं सीएसएस रिटर्न के बाद रिटर्न इनकी की तैयारी सिलेक्शन पूरी कर चुके थे जी जी, जब जी। उन्होंने किया, तो सीएसएस की तैयारी हेल्प कर रही होती है। हम्म। तो यूं सैकड़ों बच्चे हैं जिनको अल्लाह पाक ने उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। आपकी फैमिली में भी लोग हैं? मेरी फैमिली के अंदर से ये कहानी शुरू फैमिली से ही हुई थी जी। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो फिर वहीं से मामला शुरू हुआ। छोटा भाई भाभी जज बन गए, फिर उसके बाद में एक छोटा भाई आईआरएस में आ गया, उसके ब्रदर इन लॉ और उनकी मिसेज जो है वो कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप के बीच में आ गए, छोटी बहन ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के बीच में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मिसेस की भांजी उनको पोस्टल मिल गया। फिर उसके बाद में पिछले रिजल्ट में 24 साल में मिसेस की भतीजी पाकिस्तान कस्टम सर्विस के बीच में आ गई। वो उनके क्लास के बीच में, मेरा ख्याल है कि वो क्लास कोऑर्डिनेटर हुआ करती थी मिस यास्मीन, वो कस्टम के बीच में चले गई। तो यूं खानदान के बीच में गिने तो तकरीबन कोई 12 के करीब लोग बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो टोटल जिन्होंने जो हो गए, जो आपके बाद सीएसएस की कर तरफ गए। आए। अब तक की लॉट इतनी थी। अभी जो हमारे बच्चे हैं जी वो इस फील्ड के बीच में आ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बड़ा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मोहसिन भाई, आप को तवक्को थी कि आप सीएसएस में पोजीशन लेंगे, या कुछ जहन में आता था? मतलब लोगों की बातें भी चल रही होती हैं, ताने भी चल रहे होते हैं, बंदे की जिद्दोजहद भी चल रही होती है। अपनी एंड पे एफर्ट की थी और अल्लाह से उम्मीद थी कि अच्छा रिजल्ट आएगा। रिटर्न क्वालिफाई हो गए, फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, तो उम्मीद थी कि रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन पोजीशन आना ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग चीज़ थी। दैट अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। रिटर्न में जितना मेरा स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है। पाकिस्तान में अभी तक कह रहे हैं कि वो रिटर्न में फर्स्ट पोजीशन है, और इतना अच्छा मुझे भी लग रहा था कि इतना अच्छा शायद नहीं होगा। 750 मार्क्स हैं, तो ये एक बहुत खुशाइन बात थी। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। एक्सपेक्टेशन थी कि अपनी, कहते हैं सीएसएस के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश का बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप अपनी इंग्लिश बेहतर करने के लिए क्या करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्रामर पे काम किया, इंग्लिश रीडिंग को बढ़ाया। सर ने हमसे ग्रामर पे बहुत काम करवाया और बड़ी माइन्यूट और मेटिकुलसली चीज़ों को पढ़ना सिखाया कि छोटी छोटी मिस्टेक ना किया करें। आप इन स्पाइट ऑफ लिखते हैं तो डिस्पाइट ऑफ ना लिख दिया करें। तो मुझे भी याद है सर की वो करेक्शंस हमारी। तो ग्रामर को हम इतना कॉन्शियसली पढ़ते थे कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इवन न्यूज़पेपर से भी मिस्टेक हम निकाल रहे होते थे कि यार ये नई सेंटेंस। अच्छा, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में होती हैं बिल्कुल, वहाँ पे भी सम टाइम मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ग्रामर पे काम किया, फिर रीडिंग। यानी बताने का इनका मकसद ये है कि इतना मिटिकुलसली इनको तैयार नहीं, मैं करवाया बात था, समझ गया हूँ, उसके बीच में भी ये मिस्टेक निकाला लेकिन मेरा करते थे। क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा ये मैं आपसे पूछने वाला था कि न्यूज़पेपर तो कहीं भी नहीं लिखा होता, ना वो रिकॉर्डेड होता है, वो आप कैसे पढ़ते थे? डिजिटल न्यूज़पेपर, जो ई न्यूज़पेपर है वेबसाइट। अच्छा, उसको आप फिर वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ते थे? डाउनलोड ना भी करें, ऑनलाइन ब्राउजिंग के थ्रू वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करें डॉन या एक्सप्रेस, तो आप उसे नेविगेट कर सकते हैं। अगर आप मेरे केस में कह रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ स्पीकिंग सॉफ्टवेयर। मैं क्लास आपसे प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ। एग्जैक्टली, हाँ। उसमें स्पीकिंग सॉफ्टवेयर होता है JAWS, JAWS। इसकी फुल फॉर्म है जॉब एक्सेस विद स्पीच। ठीक ये है। आपके कंप्यूटर इंटरफेस पे कोई भी टेक्स्ट आ रहा है, कोई आइकन है, उसको वो नरेट करके बताता है आपने या मैंने अगर टाइप किया कोई बटन तो बता देगा कि ये वर्ड आपने लिखा है, ये सेंटेंस लिखा है। और अगर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है तो उसे वो रीड कर देगा ऑन माई कमांड्स। तो इस तरह के और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं, NVIDIA एक्सेट्रा। तो हम ब्राउजिंग कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दीस सॉफ्टवेयर्स। और उसके बाद तो AI आ गई, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। AI ने कितना रोल प्ले किया आपको, कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए? रिसर्च में काफ़ी आसानी हुई इस वजह से। डाटा अक्वायर करने के लिए किसी टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उसे एक प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें वो आसान कर देता है। सर काफ़ी रिकमेंड करते हैं। सर ने एक बार क्लास में पूछा कि बच्चों इस क्लास के बाद आपका सबसे अच्छा टीचर कौन सा है, सवाल किया हमसे। तो सब कहने लगे सर हम खुद। कहते हैं नकम्मो, खुद तो अगर आप इतने अच्छे होते तो आपको टीचर की जरूरत क्या होती? AI, गूगल आपका बड़ा अच्छा उस्ताद है, तो उसे यूज किया करो इफेक्टिवली। तो हम करते थे, यूटिलाइज करते थे। सोशल मीडिया यूज करते थे आप एग्जाम प्रिपरेशन में उन दिनों में? कोशिश करते थे कम करें, क्योंकि वो टाइम बहुत वेस्ट करता है। वो एक एल्गोरिदम उसका ऐसा बना हुआ है कि वो एडिक्टिव होता है। एक वीडियो देखें आप और आ जाती है। कोशिश की हुई थी कुछ ऐप्स डिलीट ही कर दें, फोन में हो ही ना। कौन कौन सी ऐप डिलीट की आपने? ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रिपरेशन मेरे पास यूट्यूब और गूगल ही होता था, और कोई फेसबुक नहीं यूज की? फेसबुक ऐप ही नहीं थी मेरे पास। कब से कब तक नहीं थी? फेसबुक तो मैंने आई थिंक
काफी साल हो गए यूज ही नहीं किया, 8-10 साल 7-8 साल हो गए यूज ही नहीं किया। क्यों? फेसबुक का तो यार इतना ज़माना है, लोग फेसबुक पे छाए हुए हैं, स्टार बने हुए हैं, सेलिब्रिटीज़ बने हुए हैं। एक चीज आपको लगता है प्रोडक्टिव यूज नहीं हो रहा तो मैं उसे एलिमिनेट कर देता हूँ, मतलब पर्सनल एक है। तो आपने बंद रखा उसको? बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। हाँ, मतलब क्लास के बीच में भी जिस तरह मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि हम बच्चों को जो चीज़ें रिकमेंड करते हैं ना, उसके बीच में यही है कि जो चीज़ आपका मूड ख़राब कर सकती है, आपके टाइम को बर्बाद कर सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका टाइम बर्बाद हो रहा होगा, आपने सबसे पहले उसको बंद करना है। आप उसको साथ रख के टाइम मैनेज नहीं कर सकते। और उसमें दिलचस्पी बहुत ज़्यादा। वो सर फेसबुक को मैनेज नहीं किया जा सकता। और कौन सी ऐप नहीं थी आपके फ़ोन में? मेरे पास इसके अलावा मैंने टिकटॉक पे आज तक यूज ही नहीं किया लाइफ में। टिकटॉक यूज़ नहीं किया? लाइफ में नहीं कभी यूज और किया। इंस्टाग्राम पहले नहीं था, अब कुछ देर हुई है मैंने यूज कामयाबी के बाद? उससे पहले कभी कभी हाँ, मुझे लगता था यानी कि- तैयारी में नहीं था वो आपके पास? हाँ, फेसबुक नहीं था, टिकटॉक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, और मेरे पास सिर्फ कहने को गूगल, यूट्यूब और एआई कुछ एप्लीकेशंस थी जो कि मैं यूज करता था प्रॉम्प्ट्स के लिए, और कोई ऐप ही नहीं थी। इंस्टाग्राम कभी हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता है जब टाइम वेस्ट कर रहा है तो मैं पूरी ऐप ही डिलीट कर देता था कि जब यूज करने का माइंड में आए भी तो वो हैसल लगे, सब प्ले स्टोर में जाऊंगा। किस साल में आपने सोचा कि मैं CSS की तरफ जाऊं? आज से कितने साल पहले? ये मुझे स्कूल लाइफ में ही एक माइंड में था कि मुझे ये कंसिडर करना है, मुझे सब जाना है, क्योंकि जो चैलेंजेस मैंने फेस किए और मैं ऑब्जर्व करता था मेरे जैसे और भी जो लोग हैं जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं सोसाइटी में, तो उनको एड्रेस किया जा सकता है इन एन इफेक्टिव वे थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक ड्रीम था कि यस मुझे इसे कंसिडर करना है, और बाद में फिर इंटरमीडिएट में आके लोगों के इंटरव्यूज सुनना स्टार्ट किए, और जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं इन सर्विस हैं उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग स्टार्ट की। अब मेरा बैकग्राउंड क्योंकि डिफरेंट था, एजुकेशन भी डिफरेंट थी, इंग्लिश मीडियम नहीं रहा मेरा, स्टार्टिंग में रहा भी मेरी लैंग्वेज में, मैं उर्दू मीडियम में होता था, तो वहाँ से स्टार्ट करके फिर इंग्लिश में मैंने स्विच किया, इंग्लिश मीडियम में अपने तौर पे इंग्लिश में बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, बुक रीडिंग, सेल्फ हेल्प बुक्स में काफ़ी अमेरिकन ऑथर्स को पढ़ा करता था। उसमें ये 2 गोल्स होते थे कि इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी और पॉजिटिव कंटेंट भी मिलेगा वहाँ से। अच्छा, आप बुक्स पढ़ते थे उनकी ताकि दोनों पर्पस आपके पूरे हो जाए? दोनों पर्पस। अच्छा आसिम साहब, मैं अब एक सवाल इस टॉपिक से हट के CSS से रिगार्डिंग आपसे पूछना चाहूँगा। अगर कोई बच्चा, कोई वालिदैन अभी सोचते हैं, कोई बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है और वो कहते हैं यार हमने इसको ब्यूरोक्रेट बनाना है, क्योंकि बहुत से माँ बाप, वालिदैन, दादा दादी वो बच्चे को शुरू में कह देते हैं कि जी ये बच्चा हमारा बड़ा लायक है, ये तो माशाल्लाह ऑफिसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अगर आप, चूँकि आप CSS मेंटोर हैं, CSS के लिए 10 साल का बच्चा कैसे तैयारी करे कि वो कुछ अरसे बाद जब उसका टाइम आए तो CSS इम्तिहान में उसको बेहतरीन बताऊं, स्टेप 1 उसको बेहतरीन ग्रुप मिल जाए, पूरा रोड मैप बताएं। देखिए, जो सबसे पहला काम है ना, और सबसे पहला काम बहुत सारे लोग नहीं करते। सबसे पहला काम ये है कि आप अपना ख्वाब बच्चे को मुंतकिल कर दें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक CSS सिर्फ वालिदैन का ख्वाब रहेगा और बच्चा उसको ओन नहीं कर रहा होगा, वो कभी उस रास्ते पे नहीं चल पाएगा पूरी तरह डिटर्मिनेशन से। उसको अपना ख्वाब मुंतकिल करें, वो ओन करे इस चीज़ को कि उसने एक CSP ऑफिसर ही बनना है। ये काम करने के कई तरीके हो सकते हैं। ये तरीका भी हो सकता है कि वालिदैन एक अच्छे वे में उसके साथ जिक्र करें कि वो चाहते हैं कि ऐसा हो। ऐसा करने से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके दिल में लगन आने लग पड़ती है कि माँ बाप चाहते हैं तो ये हमने भी करके दिखाना है उनको। फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि वो बच्चों को ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ दिखाएं जो CSS कर चुके हैं। बहुत सारी ड्रामे और फिल्में भी अब इनके ऊपर बन चुकी हैं। वो एक अच्छा एक जिस तरह इंडियन फिल्म भी है, पाकिस्तानी ड्रामा भी है इसके हवाले से बना। जिस तरह एक टाइम के ऊपर आर्मी के बहुत सारे ड्रामे थे, सुनहरे दिन हो गया, अल्फा ब्रेवो चार्ली हो गया, जिनको देख के लोगों ने उस तरफ जाना शुरू किया। बच्चों ने उन्होंने गोल ही बना लिया कि हमने इसी लाइफ के बीच में जाना है। तो सिविल सर्विसेज के हवाले से भी हैं, तो ये एक तरीका हो सकता है। या अपने अजीज़ो करबा में, दोस्तों में, जानने वाले में अगर कोई सिविल सर्वेंट है तो उसके ऑफिस ले जाएं उसको फॉर ए ट्रीट, घुमाने फिराने के लिए कि आए आपको वो दिखा के आते हैं, जस्ट हैव ए कप ऑफ कॉफी देयर एंड टी। तो उससे उसको आइडिया होगा, तो एक उसके लाशऊर में, उसके बैकग्राउंड के ऊपर एक चीज़ बनने, नक्श होने लग पड़ेगा कि ये मेरा गोल है जिंदगी ये का। तो पहला स्टेप हो गया। ये स्टेप हो गया।
दूसरे नंबर पे जी अंग्रेजी बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, बहुत बुनियादी चीज़ है। बहुत सारे बच्चे, चूंकि 30,000 बच्चा अगर एक दौड़ में दौड़ रहा है और FPSC ने एक लाइन लगानी है कि जी हमने इंटरव्यू पैनल के सामने 400 बच्चा बिठाना है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। सारा फोटो तो नहीं लगी हुई ना हर बच्चे की पेपर के साथ में, उन्होंने कुछ ना कुछ सलाहियतें तो चेक करनी है। तो जो वो सलाहियतें चेक कर रहे होते हैं वो बेसिकली एसे और प्रेसियर कॉम्प्रिहेंशन के पेपर के बीच में चेक हो जाती है। देखिए, इंग्लिश क्यों इम्पॉर्टेंट है एक सिविल सर्वेंट के लिए, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक सिविल सर्वेंट ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है पूरी दुनिया के बीच में। देखिए, हमारा जितना भी नॉलेज है, हमारी खतो किताबत है, जो कुछ भी है वो अंग्रेजी ज़ुबान के बीच में ही है ना। तो इसके बीच में एक्सपर्टीज़ होना और इस काबिल होना कि आप अच्छे तरीके से अंग्रेज़ी में अपना मुद्दा बयान कर सकें, अपना मफ़ी ज़मीर बयान कर सकें, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंग्लिश को फोकस किया जाता है। फिर एसे के पेपर में आपके पूरे एनालिटिकल स्किल्स जो हैं उनको गेज किया जा रहा होता है। मतलब एसे के बीच में आपकी लैंग्वेज भी चेक होती है, इसमें आपकी आर्गुमेंटेशन भी चेक होती है, इसके बीच में आपकी कैपेबिलिटीज़ कि आप कितना अच्छे तरीके से एनालाइज करके एक समराइज्ड वे में अपना जो केस है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, वो चेक होता है। तो जो अंग्रेजी है वो यूँ समझ लें कि एक बुनियादी और कलीदी किरदार जो है वो अदा करती है, की रोल प्ले करती है। तो जिस तरह इन्होंने बताया, मैं भी अपने बच्चों को यही बताता हूँ, मोहसिन को, कि यार आप ओढ़ना बिछोना अपना अंग्रेजी बना लें अभी से। मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे अपने, वैसे तो सारे स्टूडेंट्स ही मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 150 बच्चा भी है मेरे पास, लेकिन जो 2 बेटे हैं वो, और कोई बात उनको मैं मनवा रहा हूँ या ना मनवा रहा हूँ, मैं अंग्रेज़ी की नॉवेल्स, कहानियाँ और इस तरह की चीज़ें मैं ज़रूर पढ़ा रहा होता हूँ। रिसर्च बुक्स जो हैं वो पढ़ रहे होते हैं ताकि उनका एक अंग्रेज़ी के साथ तो कनेक्शन हो। और कभी कभी मैं इनको कह रहा होता हूँ अपनी क्लास को भी कि यार मेरे बच्चे भी छोटे हैं, एक 9वीं क्लास में है और एक 3rd ईयर के बीच में भी गया है, लेकिन उनकी अंग्रेज़ी का लेवल सिर्फ वो पढ़ने की वजह से, और अभी भी बेहतर है बहुत सारे ऐसे बच्चों से जिन्होंने CSS की बाकायदा तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। इसी तरीके से अंग्रेज़ी को सीखें जिस तरह सीखने का हक है। ज़मीन जिसको कहते हैं ना, पुंजे बह के ज़मीन के ऊपर बैठ के नॉलेज हासिल होता है। पुराने ज़माने में होता था ना, उस्ताद ऊपर बैठा हुआ और आप ज़मीन पे बैठ गए, टाट पे नीचे आपने टाट पे बैठ गए, आपने रजिस्टर खोल लिया, किताबें खोल ली हैं। इल्म ऐसे हासिल होता है, नॉलेज को ऐसे एक्वायर करना चाहिए जो उसका हक है। आप जब तक फॉर ग्रांटेड लेंगे अंग्रेज़ी को कि जी मैं तो बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ, मैंने 2 अंग्रेज़ी फिल्में देखी, ये ऐसा नहीं है। आपने ग्रामर को ग्रामर समझ के पढ़ना है। एक एक जुमले के बीच में 10 तरह की गलतियां हो सकती हैं। जिस तरह उर्दू के बीच में मैं कह रहा हूँ गलती नहीं है, गलती है, ऐसे ही अंग्रेजी के बीच में बड़े पेचो खम है जी। आपने एक चीज़ देखनी है, उसमें पंक्चुएशन का इस्तेमाल कैसा हुआ है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, प्रपोजिशन आप कैसे यूज़ करते हैं, आप कहाँ रुकते हैं, बात कैसे पेश करते हैं, इसको प्रॉपर सीखना चाहिए। 10 साल के बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं। जो 4-5 स्टेप जो पेरेंट्स करें वो क्या करें अपने बच्चे? एक तो ज़ाहिर है इंग्लिश मीडियम तो चल ही रहा है, अब तो हर कोई अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम। सर खाली इंग्लिश मीडियम नहीं, उसको बाकायदा अंग्रेजी का कोई उस्ताद दें, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ दोस्ती करवा दें अखबार की और करंट अफेयर्स की। बाकी जो काम वो कर रहा है उसको करने दें, लेकिन उसको पाकिस्तान के हालात, दुनिया के हालात, इसके साथ ले आए। और कोई एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मौसर रोल प्ले कर सकती है वो एडिटोरियल्स। न्यूज़पेपर डॉन के एडिटोरियल्स 3 पढ़ें और बच्चों को कहें कि इसकी समरी बना के आपको देते जाएं। जो बच्चा एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, समझें कि वो कुछ ना करके भी CSS के रास्ते के ऊपर चल पड़ा है। 3 एडिटोरियल्स पढ़ें और इनकी प्रेसी बनाएं। देखिए एडिटोरियल क्या करता है, नॉट कॉलम्स, नो जो एडिटोरियल्स हैं। देखिए होता क्या है, एडिटोरियल्स आपको क्या दे रहा है? सबसे पहले आपको बड़ी अच्छी वोकैबुलरी मिलेगी उससे, उसको नोट डाउन करते जाएं। दूसरे नंबर पे आपको नित नए सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे। तीसरे नंबर पे आपको डेटा मिलेगा। चौथे नंबर पे आपको करंट अफेयर से, पाकिस्तान अफेयर से, हालात हाजरा से आपको वाबस्तगी रहेगी। आप कभी भी अपने आप को आइसोलेटेड फील ही नहीं करेंगे। दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में के बीच में क्या हो रहा है, आपका मिलता जाएगा। फिर उसके बाद में टर्मिनोलॉजी है, आपके मेडिकल की शोबे की स्पेशल टर्मिनोलॉजी है। इसी तरीके से बच्चों ने जब CSS के इम्तिहान देना है तो जिस मौजू पे उन्होंने ऐसे लिखना है, जिस मौजू के ऊपर उन्होंने बाकी सवाल करना है, उसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ये एडिटोरियल सबसे अच्छा जरिया है। अगर आपने मईशत के हवाले से टर्मिनोलॉजी उठानी है, अगर आपने फाइनेंस के हवाले से उठानी है, अगर आपने एग्रीकल्चर के हवाले से उठानी है, साइंस के हवाले से, वो वक्तन फवक्तन सारी की सारी चीज़ें आती रहती हैं।
जितने भी अहम टॉपिक हैं उनके ऊपर एडिटोरियल अखबार जरूर लिखता है। तो वालिदैन क्या करें, 3 एडिटोरियल बच्चों के सामने रख दें और साथ उसके मुंसलिक कर दें, कोई ट्रीट, कोई कैंडी, महीने का कोई पॉकेट मनी, कुछ कर दें जिस तरह बच्चा काबू आता है। आजकल के बच्चों को काबू करना भी एक पूरा एक सीन है जी। तो उसको 3 एडिटोरियल की प्रेसियां लिखने के ऊपर लगा दें कि जी ये डेली काम करके आपने हमें देना है। अगर वो डेली ये काम कर रहा है तो समझें कि ये एक गुट्ठी उनको दे दी। गुट्ठी नहीं, क्या वर्ड होता है जी, वो एक कौन सी दवाई होती है, गुट्टी जो देते हैं? गुट्टी नहीं ना, नॉट गुट्टी, वो एक दवाई जो तमाम के तमाम काम कर रही होती है। हाँ, पैनासिया नहीं, वो त्रियाक जो देते हैं, त्रियाक कह लें या कुछ मर्जी उसको कह लें। तो जी एक मेडिसिन है जो जी हर तरह से जो है वो हेल्पफुल जो है वो साबित हो रही होती है सबके लिए। अच्छा, एक आपने कहा कि वो उसको कनेक्ट करें। जी आप कुछ कह रहे थे? लफ्ज याद तो नहीं आ गया? नहीं सर, मैं इसी में एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये हैबिट सर हमने इसको ऐसे पकड़ा हुआ था कि फाइनल रिजल्ट से एक दिन पहले भी हम प्रेसेस बना रहे थे। अच्छा इतना मैं वही बता रहा हूँ ना, इतने ज्यादा कंसिस्टेंसी के ये साथ। वो फर्क है जी जो शायद मोहसिन में और बाकी स्टूडेंट्स के बीच में हो। बात ये वाली जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं हर लेक्चर में ऐसी ही बातें करता हूँ सारे बच्चों के साथ, रो पीट के कर रहा होता हूँ। मैं पुराने जमाने के उस्तादों से मुतासर हूँ और बड़ा डांटता भी हूँ, बड़ी शिद्दत के साथ। और मेरे पास अगर कोई रिमोट ऑप्शन हो तो बच्चों को 2 लगाऊं भी, जहां मैं खुद नहीं लगा सक रहा होता मैं उन्हें कह रहा होता हूँ कि जरा अपना कैमरा ऑन करो और खुद अपने बाल खींचो, एंड दे डू इट। मैं बिल्कुल उसी हवाले से हूँ। तो ये वाली गाइडलाइंस जिसको मोहसिन ने पकड़ा हुआ था, जो बता रहा है कि पेपर से या रिजल्ट आने से एक दिन पहले भी या पेपर से एक दिन पहले भी हम उसको कर रहे थे, मतलब सुनी सबने होगी, इंप्लीमेंट इसने होल हार्टेडली की और अल्लाह ताला ने देखें इसको इस नतीजे पे पहुंचा। सब्जेक्ट्स कौन से रखवाएं वो अपने बच्चों को इंटर में, और उसके बाद क्या करवाएं, BA MA क्या करवाएं? सर जो मर्जी करवा दें, जो बच्चों जिस फील्ड में खुश हैं। साइंस पढ़ना चाहते हैं साइंस पढ़ाएं, आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं आर्ट्स पढ़ाएं। अगर मैं पर्सनली किसी नॉलेज को अच्छा समझता हूं जो CSS के बीच में जाके हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो सर वो लॉ है। मैं पर्सनली लॉ के सब्जेक्ट को बहुत अच्छा समझता हूँ। एक तो लॉ की जो डिग्री है वो आपको एक पूरी प्रोफेशनल डिग्री आपको मिल जाती है। आप रोजी रोटी के लिए कहीं जॉब ढूंढने के लिए लाइन में आपको नहीं लगना पड़ता, अपना काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा, एक आपको डेली लाइफ के बीच में एक प्रॉपर विजडम देती है। लॉ आपको एतमाद देता है, आपको सेंसिटाइज करता है कि आपके राइट्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और किस तरीके से आपने अपने राइट्स को अवेल करना है। फिर उसके बाद आपके एनालिटिकल स्किल्स जो हैं उनको बड़ा अच्छा लॉ जो है वो पॉलिश करता है। हमें जब हम CSS कर लेते हैं तो जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब जो हैं वो पढ़ाते हैं और लॉ पढ़ाते हैं जी। वो अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी अता फरमाए, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस मुल्क के लिए भी और हम PS अफसरों के लिए भी। हमारे वो उस्ताद सर, वो हमारे उस्ताद है, अल्लाह ने जिंदगी दी। मैंने लॉ पढ़ना सीखा ही उनसे है। एक एक लफ्ज का जो लॉ के बीच में लिखा जाता है, एक एक कौमे का माना है, ये हमने जस्टिस रमदे साहब से सीखा है, अपने उस्ताद मोहतरम से सीखा है। और जो बच्चा लॉ पढ़ते हुए एक एक लफ्ज की इंटरप्रिटेशन सीख जाता है, जिसको समझ आ जाती है कि इस लफ्ज को कैसे समझना है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, कॉमा लगाएंगे तो माने में क्या फर्क पड़ता है, कॉमा नहीं लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ये एनालिटिकल स्किल उसको हेल्प कर रहे होते हैं CSS के बीच में भी।